अब हम देखते हैं कि जो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑफ फिनोमिनल वर्ल्ड इस दुनिया के, वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं बुद्ध स्वयं। पहला कहते हैं, एक्चुअली बुद्ध जो भी लिख रहे हैं वो पाली भाषा में लिख रहे हैं, तो पाली भाषा के कुछ वर्ड जो है हिंदी या संस्कृत से मैच करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, तो उसका अर्थ आपको वही लगाना होगा जो उसका मीनिंग है, ना कि हमेशा वो एग्जैक्टली वही कोनोटेशन होंगे। तो अनिका, पहला अनिका इम्परमानेंस की क्षण भंगुर, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वो इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं बॉडी से लेके, और पूरा जो आइडिया है कि कोई भी चीज, जब ना ही मटेरियल चीज, ना ही फिलोसॉफिकल चीज, ना ही आइडिया के सेंस में जो चीजें हैं, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है बुद्ध के अकॉर्डिंग। हर चीज का तर्क के आधार पे विरोध किया जा सकता है, और कई अगर आप उसी में देखें, जैसे बुद्धिज्म में लगातार बदलाव आ रहे हैं, तो बुद्ध के कहने के अनुसार ही लगातार जो आइडियाज चेंज हो रहे हैं कि बुद्धिज्म में को भी क्वेश्चन किया जा सकता है, या बुद्ध के स्वयं की जो बातें हैं क्या उसको भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि हाँ, क्योंकि बुद्ध खुद कहते हैं कि अतदीपो भव, उनके चीजों को भी क्वेश्चन कर सकते हैं और अपना दीपक स्वयं बनो। तो इस आइडिया से एक तो उन्होंने जो खोज की वो कह रहे कि इम्परमानेंस है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। साथ ही साथ अनंत, नो सेल्फ, अनंत का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में सब कुछ नहीं, अपने आप को जो इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंस वो नहीं है। अब जो स्वयं है, आपका एग्जिस्टेंस भी दूसरों पे डिपेंडेंट है। और अगर हम देखेंगे तो सेल्फ की जो बात है, जो आत्म की बात है, वो उसको कह रहे कोई भी आत्म नहीं होना चाहिए, अपने ऊपर फोकस, जिसको अलग अलग लोग अहंकार या ईगो कह सकते हैं, या अलग अलग समय में कि सेल्फ के सेल्फिश जो स्वार्थ है या इस तरह की चीजें हैं, उसको नहीं होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि इन्हीं सब चीजों के ईगो होने की वजह से अगर आप अपने आप को परमानेंट मानेंगे तो संसार में दुख आता है, जिसकी सबसे अधिक थ्योरी है इसी की। पूरा जो बुद्धिज्म, अगर वो आप देखें उनकी हिस्ट्री या उनके जो कहानियां जो प्रचलित है, जिसमें वो खुद भी क्या कहते हैं सफरिंग, क्योंकि वो बहुत बड़े खानदान महाराजा खानदान में पैदा होते हैं और उनको दुखों से दूर माना जाता है। किसी ने प्रेडिक्ट किया कि ये इस सारे राजपाट को छोड़ देगा व्यक्ति, तो उनको हमेशा दुखों से या इस तरह की चीजें जो दुनिया की जो वर्ल्डली चीजें हैं उनसे हमेशा दूर रखा गया। अब उससे दूर रहने की वजह से उनको मालूम नहीं था कि दुनिया में क्या क्या चीजें होती हैं। जब एक बार वो बाहर निकलते हैं तो किसी की मृत्यु देख के उनको समझ में आता है कि ये तो दुख है या बीमारी है, इस तरह की चीजें उनको बहुत बाद में पता चलती हैं, और उससे वो कहते हैं कि संसार में दुख है, और उसी को दूर करने की जो पूरी फिलॉसफी है वो बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। सफरिंग, जो दुख है, दुख का कारण, अब इसी को दूर करने के लिए वो कहते हैं कि 3 ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन जो लाते हैं। पहला क्या है, एग्जिस्टेंशियल फैक्ट ऑफ सफरिंग, कि अगर दुख है तो इसका कुछ कारण होंगे, या उसके एग्जिस्ट करना ये सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई या अपने आप को धोखा देने वाली बातें नहीं है, मतलब इसके क्लियरली ये चीज दुख एग्जिस्ट कर रहा है। अब एग्जिस्ट कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके कारण भी होंगे। तो उनका जो फेमस सूत्र आता है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। अब इस निवारण को ही अगर हम देखें तो पाथ लीडिंग टू सेसेशन, निवारण पे ही चलना ही काम जो है अगर हम देखें तो बुद्धिज्म का या बौद्ध दर्शन का या बौद्ध धर्म का, धर्म तो नहीं कह सकते, बुद्ध अपने आप को धम्म कहते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है जिसमें लगातार बदलाव आने की जरूरत है। तो इट्स कॉज, दुख, संसार में दुख और दुख का कारण और उसका निवारण। इसी निवारण की प्रक्रिया में जब क्वेश्चन आता है कि एक तो संसार में दुख के कारण है कि हम किसी भी चीज को, जो 8 प्रिंसिपल अष्टांग मार्ग बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को सम्यक दृष्टि रखनी चाहिए, सबके साथ बराबर करना चाहिए, या अगर अपने पास भी संपत्ति रख रहा है तो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या इस तरह के जो मार्ग 8 मार्ग बताते हैं, उस 8 मार्ग पे चल के धीरे धीरे व्यक्ति को दुखों से निवारण मिल सकता है। उस समय के दुख अलग हो सकते हैं,
आज के दुखों के जो कह सकते हैं कि जो आइडिया है दुखों का वो बदल सकता है। उस समय बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं थी, उस समय बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी, ज्यादा हम ट्रैवल नहीं करते थे, तो दुख के कारण अलग हो सकते थे। उस समय बीमारियां एक बड़ा दुख का कारण होते थे, मृत्यु एक बड़ा दुख का कारण होता था। आज के समय में जब भौतिकवादी दुनिया ज्यादा बढ़ गई है, अगर हम देखें तो जब मटेरियलिस्टिक दुनिया है, यहाँ पे दुख अलग अलग लोग, तमाम सारी धन संपदा सब कुछ होने के बावजूद भी लोग दुखी हैं और उसमें डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। उस समय बुद्ध का जो रेलेवेंस है वो एक अलग तरीके से बढ़ के आता है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इस खोज में लगा हुआ है कि इस दुख से, मटेरियल चीजें देने के बाद, छोड़ने के बाद भी इस दुख से निजात कैसे पाई जाए। तो ये जो होल आइडिया है इनका, वो दुख से निवारण की बात करता है। अब हम अगर देखें कि ओरिजिन ऑफ किंगशिप की बात करते हैं, अब यहां से इनका जो आइडिया है वो कहां से आ रहा है कि इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग 4th century BC, बिफोर क्राइस्ट से 5 से 4 साल पहले, अगर देखा जाए 4th century 500 साल या 400 साल पहले की सेंचुरी है, उस समय का सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, जैसे मैंने पहले हिंट दिया कि सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम या राजनीतिक सिस्टम था वो धर्म के आधार पर चलता था। धर्म का जो इन्फ्लुएंस था, प्रभाव, और उसका इंटरफेरेंस जो दखल था, वो दोनों ही राजनीति में था अगर हम देखें। और दुनिया के उस समय, अगर दुनिया के तमाम सारे देशों में देखें तो ये माना जाता था, जिसको हम डिवाइन थ्योरी कहते हैं, वो भी एक्सेप्ट थी यूरोप के अंदर भी, कि धर्म ने ही, रिलीजन ने ही गॉड को बनाया है, गॉड ने ही राजा को बनाया है या किंग को बनाया है, और किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इस तरह के आइडिया भारत में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही आइडिया चल रहे हैं, ऐसे ही आइडियाज पे बात हो रही है। माना जाता था कि किंग जो है, जो उस पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने वाला व्यक्ति ही बन सकता है, क्योंकि उसी को गॉड ने वो शक्ति दी है, और बाकी जो कास्ट में लोग पैदा हो रहे वो नहीं बन सकते। इसके अलावा तमाम तरह की जो बुराइयां थी वो भी भारतीय समाज में एग्जिस्ट कर रही थी और राज्य उसको दूर नहीं कर रहा था। अब यहां से आता है, ब्राह्मणिज्म वाज मोर स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड एंड कंट्रीसाइड देन इन द राइजिंग अर्बन सेंटर। जो ब्राह्मणवाद था, जिसको हम कहते हैं आज के समय में, ब्राह्मणवाद का मतलब जो ऊंच नीच की व्यवस्था में विश्वास करते हो उसको ब्राह्मणवाद की व्यवस्था कहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नहीं है, लेकिन इस आइडिया पे जो लोग सोचते हैं उनके लिए है। वो कह रहे हैं कि ये कंट्री साइड में जो ग्रामीण एरिया थे वहां पे तो ज्यादा हो रहा था और अर्बन एरियाज में थोड़ा कम था। These urban centers, which arose from the encouraged of food surplus, were the market, military, administrative center of a small-scale politics, and not the metropolitan capitals of large empire. अब ये urban centers भी कह रहे हैं कि ऐसे जो छोटे-छोटे, जहाँ पे food surplus था, जहाँ खाने की कमी नहीं थी, जहाँ बाजार थे, जहाँ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर थे और स्मॉल स्केल पॉलिटिक्स होती थी, वो उस तरह के अर्बन एरिया से आज की तरह मेट्रोपॉलिटन और बहुत बड़े लार्ज एम्पायर की तरह नहीं थे। These polities were ruled by oligarchies and gradual turn to monarchies. अब ये जो था उस समय जो सिस्टम था, छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे और ये जनपद मिलके एक बड़ा एम्पायर बनाते थे। और ये ओलिगार्की जो है, जिसमें कुलीन तंत्र की तरह कह सकते हैं कि बड़े जो लोग थे, बड़े बिजनेसमैन या बड़े राजशाही परिवार के जो लोग थे, वो लोग कलेक्टिवली और कुछ हद तक कह सकते हैं डेमोक्रेटिकली भी काम करते थे, प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते थे। ऑल्दो आज की तरह का प्रजातंत्र नहीं था, जैसे कि हर व्यक्ति को वोटिंग राइट नहीं था, लेकिन जो भी निर्णय लिए जाते थे वो सभी लोग मिलके लेते थे। जो ओलिगार्की थी, जो कुलीन तंत्र था, वो लेता था। इसलिए और उसके बाद जो जनपद महाजनपद में होता था, बाद में ऊपर एक राजा होता था जिसके नाम से, लेकिन राजा सारी पावर, सारी शक्ति अपने पास नहीं रखता था, बल्कि वो शक्ति जनपद के जो ओलिगार्की है, जो कुलीन तंत्र है, उसके पास ज्यादा होती थी। उनकी मर्जी के बिना वो नहीं कर सकता। इसलिए जब कंपेयर बहुत से लोग करते हैं कि हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है वो पहले